नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड 8th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यानी कि 10 मार्च को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए क्लास 8 के मैथ यानी कि गणित पेपर के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। एमसीक्यू टाइप के सवाल को हल करेंगे। ये वायरल प्रश्न है, यही सवाल एग्जाम पेपर 2025 में यानी कि कल 10 मार्च को यही सवाल छपने वाला है। और इससे पहले जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख चुके हैं। ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखकर जाना। और इससे पहले अलग से जो है 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले से ही डाल दिया हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग जाके चेक कर सकते हो या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। एग्जाम देने से पहले सभी वीडियोस को देखकर जाना। साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, सभी का वीडियो डाल कर रखा हूँ। अगर हर एक वीडियो को देख लेते हो तो एग्जाम पेपर में 50 में 50 लाओगे। ठीक है, 50 में 50 लाना चाहते हो तो एग्जाम देने से पहले प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पड़ा हुआ है सभी वीडियो को देखकर जाना। वायरल प्रश्न है एग्जाम पेपर में, यही सवाल 10 मार्च को छपने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? देखिए, प्राकृत संख्याएं जो हम गिनती करते हैं जैसे कि 1 2 3 4 ये सब, और इस समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या का समूह बन जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये सब। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। देखिए, 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि 1 जो है छिपा रहता है तो 5/1 लिख सकते हैं। तो इसका उल्टा आपको लिख देना है। जैसे कि 5/1 है तो इसका उल्टा आपको लिखना है तो 1/5 हो जाएगा। जैसे कि आपको अगर पूछ दे कि 5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि 5/11 का व्युत्क्रम, तो आपको उल्टा लिखना है 11/5 लिखना है। ठीक है, इसी तरह से जो है व्युत्क्रम होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 19 का वर्ग क्या होगा? नेक्स्ट सवाल कि 19 का वर्ग क्या होगा? तो 19 का वर्ग क्या होगा? 19 का वर्ग यानी कि 19 को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 19 गुना 19, तो गुना करने से 361 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 19 का वर्ग 361, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि वर्गमूल, 900 का वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल कैसा निकाला जाता है? वर्ग और वर्गमूल का उल्टा संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पर 900 का वर्गमूल आपको पूछा है। ठीक है, तो 900 जो है 30 का वर्ग होता है, क्योंकि 30 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो 30 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 30 गुना 30 900 के बदले। ठीक है, तो यहाँ पर 2 30 में से 1 30 आएगा, यानी कि 30 का स्क्वायर, 30 का वर्ग। ठीक है, आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 30 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 40 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 35 का वर्ग निकालना है, 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक करना है, जहां पर 900 आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। वर्ग और वर्गमूल का उल्टा संबंध होता है। फिर आ गया घन, घन और घनमूल का उल्टा संबंध होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा है 11 का घन यानी कि 11 का क्यूब। ठीक है, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वर्ग पूछेगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है, घन पूछेगा तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से 1331 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 8/27 का घनमूल कितना होगा? तो देखिए, घनमूल कैसा होता है, जैसे कि यहाँ पर 8 का पूछा है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालने से 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। ठीक है, और 27 के बदले 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। ठीक है, फिर ये बन गया त्रिक हमारा, 2 का एक त्रिक बना है, देख सकते हो 3 बार आया है तो एक त्रिक बन गया, और 3 का भी एक त्रिक बना है, देख सकते हो 3 बार आया है। तो यहाँ पर 2/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से घनमूल निकाला जाता है। ठीक है, त्रिक बनाना पड़ता है, त्रिक 3 का एक त्रिक बनाना पड़ेगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। 8 होता है 2 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब, तो 2/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ऑप्शन से आप निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि घन और घनमूल का उल्टा संबंध होता है।
5 का घन देख सकते हो, 5 का घन 5 का क्यूब है, तो 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और 125 का आपको पूछेगा घनमूल तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 का घन पूछा है तो 125 हुआ, और 125 का घनमूल पूछेगा तो 5 होगा। इसका उल्टा x का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका उत्तर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक संख्या दिया हुआ है a b, इसका विस्तृत रूप आपको लिखना है। तो देखिए विस्तृत रूप कैसे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर b जो है हमारा इकाई के स्थान पर है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, और a हमारा दहाई के स्थान पर है तो इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा। फिर जोड़ का चिन्ह लगाना है और एक b यानी कि b लिखेंगे। ठीक है, एक के साथ b मल्टीप्लाई करने से कितना होगा b होगा, तो ये हो जाएगा विस्तृत रूप। इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यही सवाल एग्जाम पेपर में छपने वाला है। कौन संख्या 3 से विभाज्य है, 120, 122, 119 या फिर 125। तो देखिए 3 से विभाज्य, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन ए में 120 दिया हुआ है, अगर हम तीनों को जोड़ करेंगे 1, 2 और 0 तो योगफल हमारा 3 होगा, और 3 को 3 से भागा जाएगा, इसलिए 120 को भी 3 से भागा जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या के जो अंक होते हैं, अंकों का योगफल को अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या को भी 3 से विभाजित हो जाएगी, यही 3 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है, तो आप भाग करके भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक यहाँ पर कौन सा है, तो एक पदी व्यंजक यहाँ पर कौन सा है, तो 2xy जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये हमारा एक पदी व्यंजक होगा। और देखिए जैसे कि ऑप्शन 1 में है x + y, ये हमारा द्विपदी है, ये एक पद है और ये भी एक पद है, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस माइनस रहेगा तो पद अलग अलग है, यानी कि भाग है, अलग अलग है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन 3 में भी है 2 पद, और ऑप्शन 4 में भी है 2 पद। देख सकते हो प्लस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये जो है पद को अलग अलग कर देता है। ठीक है, 12 का देखिए -2xy का संख्यात्मक गुणांक, तो -2xy का संख्यात्मक गुणांक, यहाँ पर जो संख्या गुना है -2 है, इसलिए ये संख्यात्मक गुणांक हो जाएगा। आपको देखना है कि कितना संख्या चर के साथ गुना है, तो वही हो जाएगा गुणात्मक संख्यात्मक गुणांक। तो यहाँ पर -2 है तो -2 हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि a² - 2ab + b² का गुणनखंड होगा। तो देखिए a² - 2ab + b², ये किसका फॉर्मूला है, a - b² का फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। तो ए ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a - b × a - b, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल कि x² - 9 का गुणनखंड होगा, x² - 9। तो देखिए x² को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और 9 के बदले हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। इसको हम अब इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए a² - b² के फॉर्म में है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a + b × a - b, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3x + 2 = 5। तो यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, तो देखिए 3x को आपको रखना है, बराबर 5 लिखना है, +2 है, जब दाएं चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, 3x बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा, ये जो 3 मल्टीप्लाई है जब दाएं चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा, 3 को 3 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है तो पूर्णांक होगा। यहाँ पर आपको चेक करना है कि कहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल 51 है, तो जोड़ने से पता चलेगा, ऑप्शन 2 में है 16, 17, 18 को जोड़ने से हमारा कितना आ जाएगा
51 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। 40 का कितना प्रतिशत 16 है, तो देखिए 40 का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर मान लेते हैं x प्रतिशत, 40 का x प्रतिशत बराबर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 गुना x प्रतिशत यानी कि x बटा 100 बराबर 16 हो जाएगा। फिर कैसे निकालना है, फिर आपको लिखना है x बराबर, यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर में 40 गुना x% यानी कि x बटा 100 बराबर 16 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो x के साथ जो है 40 गुना है, तो दाएं क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा 40, और 100 जो है भागा है तो दाएं क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। भागा है तो गुना हो गया और एक गुना है तो भागा हो गया। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो को काटेंगे, 4 बार में 16 काटेंगे, फिर 4 दहा 40 आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि 40%। 40 का 40% 16 होगा, 40%, ठीक है। 50 आमों के समूह में 60% आम पका हुआ है। 50 आम है, इसका 60% आम पका आम है, ठीक है, पका हुआ है। तो पके हुए आमों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए 50 आम है, उसका 60% आम पका हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 का 60% निकल जाएगा, 50 गुना 60%, 60 बटा 100, ठीक है। ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो काटेंगे, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो काटेंगे, 5 छक्के 30 बच रहा है, तो आपका 30 हो जाएगा। 60% कितना होगा 30 हो जाएगा। 19 का देखिए x बराबर 1 है और y बराबर -2 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान, तो x स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, y स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, y की जगह -2 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर कितना होगा -2 इंटू -2 यानी कि +4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो 4 और 1 जोड़ने से 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, 7 के घन का इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए 7 के घन का इकाई अंक आपको पूछा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 7 का घन आपको निकालना है, यानी कि 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक कितना है 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इस पर 10% बट्टा दिया जाता है आपको, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया दिया हुआ है, वहाँ से आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट करने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा। तो डिस्काउंट को आपको क्या करना है, बट्टे की राशि को आपको माइनस करना है, तो 2000 रुपया का कितना परसेंट 10%, तो 10% आपको मल्टीप्लाई करना है, 2000 के साथ 10% को मल्टीप्लाई करना है, 10% यानी कि 10 बटा 100, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो काटेंगे, फिर नीचे एक जीरो ऊपर एक जीरो काटेंगे, तो 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और घड़ी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, 2000 में से 200 को माइनस कर देंगे तो 1800 रुपया जो है आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात, तो देखिए 75 पैसे है, अनुपात 2 रुपये है, तो रुपये को भी पैसे में बदल देंगे, यहाँ पर 75 पैसे है और यहाँ पर 2 रुपये, 2 रुपये के बदले 200 पैसे लिख देंगे, 75 पैसे और ये 200 पैसे हो गया। फिर इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, 75 बटे 200, फिर 25 से काटेंगे, 25 3 बार में जाएगा 75, 25 8 बार में जाएगा 200, यानी कि 3 बटा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 अनुपात 8 कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि 2 परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्या होगी। तो देखिए 2 परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होगी, ठीक है, जितनी परमीय संख्या चाहो उतनी निकाल सकते हो, ठीक है, इसलिए अनंत हो जाएगा आपका सही उत्तर। 24 का पाइथागोरस त्रिक निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के अगर बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि वो पाइथागोरस त्रिक में है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 6 8 और 10, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 का स्क्वायर लिखेंगे जोड़ 8 का स्क्वायर, 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग का के बराबर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 64 हो जाएगा, और दाएं साइड में आपका 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा। तो 36 और 64 को जोड़ने से हमारा 100 आ रहा है, और राइट साइड में भी हमारा 100 आ रहा है। तो ये पाइथागोरस त्रिक में है, ठीक है। इसी तरह से आपको चेक करना है, जो भी ऑप्शन रहेगा आपको चेक करना है, ठीक है। दो परमीय संख्या, जो भी संख्या रहेगा, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो रहा है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट सवाल कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य यहाँ पर 450 रुपया दिया हुआ है और 360 रुपये में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य यहाँ पर 450 रुपया दिया हुआ है, और आपको प्रेशर कुकर 360 रुपया में मिल रहा है। तो 360 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपको कितने रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, 90 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि यही है बट्टे की राशि, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कि यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे। तो देखिए ये सीधा समानुपात में है, इसको कैसे आपको निकालना है, ये आप ऐकिक नियम से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अलग तरीके से निकाल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं पेंसिल लिखता हूँ, यहाँ पर मैं पेंसिल लिखता हूँ, और इधर मैं लिखता हूँ उसका प्राइस। तो देखिए 16 पेंसिल का मूल्य यहाँ पर 64 रुपया दिया हुआ है, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदोगी। तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, क्योंकि पेंसिलों की संख्या यहाँ पर नहीं है। 64 रुपया में 16 पेंसिल खरीद सकते हैं, तो 144 रुपया में कितने पेंसिल खरीदेंगे। तो आपको कोना कोना मल्टीप्लाई करके चेक करना है, ठीक है। 16 के साथ 144 और 64 के साथ x। तो यहाँ पर लिखता हूँ 16 गुना 144, और राइट साइड में लिखता हूँ 64 गुना x। फिर लिखूँगा 16 गुना 144, और ये जो x के साथ 64 गुना है, जब बाएं चला आएगा 64 तो भागा हो जाएगा, तो इसको हल करने से कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। 16 चौका 64 होगा, और 4 144 से भागा देने, 144 को 4 से भागा देने पर 36 आएगा, ठीक है। तो 36 पेंसिल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो देखिए ये सीधा समानुपात में नहीं, ये प्रतिलोम में है, क्योंकि इसका उल्टा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में समाप्त करते हैं, और यहाँ पर 39 व्यक्ति, यहाँ पर देखो 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में समाप्त करता है, और 39 व्यक्ति उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या को घटाया गया है, तो यहाँ पर अगर व्यक्तियों की संख्या को घटाया गया है तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। 13 दिन की जगह यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या कम है, तो ज़्यादा दिन लगेगा उस काम को पूरा करने में। इसलिए इसको आपको कैसा लिखना है, देखिए 45 व्यक्ति और दिनों की संख्या कितना है, 13 है, 13 नीचे लिखता हूँ। उधर क्या है, 39 व्यक्ति है, तो 39 व्यक्ति और दिनों की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो x लिखेंगे। लेकिन एक कोना कोना मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्रतिलोम में है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। 45 के साथ 13 और 39 के साथ x, तो लिखेंगे 45 गुना 13 बराबर 39 गुना x। 45 गुना 13, 39 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, भागा हो जाएगा, बराबर x। 13 3 बार में 39 होगा, 3 15 में 45, यानी कि x का मान यहाँ पर 15 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका यानी कि 4 में दिया हुआ है, देख सकते हो। नेक्स्ट सवाल कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। देखिए किसी भी बहुभुज के बाहर के जितने भी कोण हो, सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होगा। यहाँ पर आपको वर्ग पूछे या फिर आयत पूछे, जो भी पूछे, ठीक है, 360 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे न्यू यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर हिंदी का वीडियो डाल दिया हूँ, ठीक है, और उस यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है, साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो P यानी कि जो आपका मूलधन है, यानी कि 500 रुपये आपका मूलधन होगा, 500 आपको लिखना है, और 5% वार्षिक दर ब्याज की दर,
तो 5% आपका रेट है, तो यहाँ पर 5 लिखता हूँ। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ पर टाइम जो है 2 आपका है, बटे में 100, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो को काटेंगे, 5 5 2 बच रहा है, तो 50 आएगा आपका साधारण ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है। 2D आकृति, यहाँ पर कौन सा 2D आकृति है आपको बताना है। 2D आकृति, घनाभ, आयत, बेलन, शंकु, तो 2D आकृति यहाँ पर आयत हो जाएगा। देखिए 2D आकृति में यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि आयत हो गया आपका, वर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ से एक सवाल एग्जाम में पूछेगा, आयत, वर्ग हो गया आपका, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब 2D आकृति है। और 3D आकृति का अगर बात करें तो 3D जो आकृति है, जैसे कि आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया आपका, बेलन हो गया, ठीक है, गोला हो गया, ये सब जो है आपका 3D आकृति है। 2D और 3D आकृति से एक सवाल एग्जाम पेपर में पूछेगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है आयलर सूत्र। पहले के वीडियो में भी मैंने बता दिया था कि आयलर सूत्र क्या होता है। तो आयलर सूत्र होता है F+V बराबर E+2, तो ये ऑप्शन में रहेगा, या फिर ऐसा भी रह सकता है, यहाँ से ऐसा बन सकता है कि F+V और बराबर E है, जब बाएं चला आएगा E तो -E हो जाएगा, बराबर 2 रह जाएगा। तो ये भी ऑप्शन में रहता है और ये भी ऑप्शन में रहता है, दोनों को ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की संख्या विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ बटा पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पर आपको हाफ लिखना है, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो 24 गुना 10 आपको लिखना है। फिर 12 बार में जाएगा 24 और 12 10 बच रहा है आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, यानी कि यहाँ पर है समांतर भुजाओं का समांतर भुजाएं यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो दोनों को जोड़ करते हैं 6 जोड़ 8, ठीक है, गुना ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। हाफ लिखना है, 2 समांतर भुजाओं का योग लिखना है, फिर गुना में ऊंचाई लिखना है, तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा और 6 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा गुना 5, ठीक है। फिर इसको काटेंगे, 2 7 बार में 14 चला जाएगा, 7 और 5 बच रहा है, 7 पंचे 35 हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है, देख सकते हो। इसी तरह से आपको निकालना है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L², ये फार्मूला होता है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है। एक बेलन की त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh, तो 2 लिखना है, पाई का मान 22/7 होता है, आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हो 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिखेंगे। एच यानी कि ऊंचाई आपका दिया हुआ है देख सकते हो 10 सेंटीमीटर, तो 10 को लिखेंगे। फिर 7 दूनी 14 चला जाएगा, फिर ऊपर में आपका बच रहा है 2 गुना 22 गुना 2 गुना 10, मल्टीप्लाई करने से 880 आ जाएगा। 880 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है देख सकते हो। इसी तरह से आपको निकालना है, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा। तो देखिए घन का आयतन बराबर होता है L3, यानी कि भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो यहाँ पर 8 गुना 8 गुना 8, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आपका 512 आता है, तो 512 आपका कहाँ पर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में देख सकते हो दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हो। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, पाई का मान 22/7 लिखना है। आर यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हो, त्रिज्या और ऊंचाई एक साथ है, त्रिज्या यहाँ पर 7 है और ऊंचाई आपका 10 है, ठीक है, तो 7 गुना 7 लिखेंगे, आर का स्क्वायर है और ऊंचाई हमारा 10 है। 7 7 काटेंगे, 22 7 और 10 बच रहा है, मल्टीप्लाई करने से 1540 आएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 1540 ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ देख सकते हो।
घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6, 3 और 2 दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 6 गुना 3 गुना 2 मल्टीप्लाई करने से 36 मीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, देख सकते हो। नेक्स्ट है कि घन के कुल कितने किनारे होते हैं। तो घन के कुल कितने किनारे होते हैं? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, कुल मिलाकर के 12 किनारे होते हैं। एक किनारे जो भुजाएं हैं, ठीक है, तो एक किनारे होते हैं। तो यहाँ पर घना और घनाव के बराबर बराबर किनारे होते हैं, तो 12 हो जाएगा आपका सही उत्तर। 4 का मिलान चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो मिलान चिन्ह ऐसा होता है 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा 4 का मिलान चिन्ह, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, मिलान चिन्ह ऐसा होगा 4 का, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 5 का होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, एक तिरछा रहेगा 5 का। 7 का पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 और अलग से 2, 7, ऐसा होता है, ठीक है। और इससे पहले भी मैथ का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, 50 MCQs है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। एग्जाम देने से पहले उस वीडियो को भी देख कर जाना, ठीक है। वर्ग अंतराल 30, 40 का वर्ग चिन्ह। देखिए, जब भी आपको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ना है और 2 से भागा करना है। तो जोड़ने से 70 आ रहा है, 2 से भागा करेंगे तो 35 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। वर्ग अंतराल 20, 30 की माप। जब भी आपको माप पूछेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो इसका आपको देखना है दोनों अंक का, दोनों संख्या का अंतर देखना है। तो 20, 30 का अंतर कितना होगा? 10 होगा, तो 10 हो गया आपका माप, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को कहते हैं परिसर। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा परिसर। वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? वृत्त आलेख का दूसरा नाम है पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पाई चार्ट। नेक्स्ट सवाल कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होंगे। तो देखिए, 2 सिक्का है, दोनों सिक्का को अगर हम उछालते हैं तो ऐसा परिणाम आ सकता है जैसे कि हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है। तो ये 4 परिणाम, कुल मिलाकर के 4 परिणाम जो है आ सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए, जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 होंगे, क्योंकि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यानी कुल मिलाकर के 6 परिणाम आएंगे। तो यहाँ पर नीचे हम 6 लिखेंगे और ऊपर में कितना लिखेंगे? आपको क्या पूछा है कि सम संख्या की प्रायिकता। तो सम संख्या 2, 4 और 6 आ सकते हैं, 2, 4 और 6। तो सम संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 बार। इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 हमारा प्रायिकता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। एक थैले में 4 नीली, 2 हरी और 5 काली गेंद है, तो थैले के अंदर बिना देखे गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद पीली हो। तो देखिए, कुल परिणाम यहाँ पर 11 होंगे, क्योंकि 4 नीली गेंद, 2 हरी गेंद और 5 काली गेंद, सभी को जोड़ेंगे तो कुल परिणाम 11 हो रहे हैं, ठीक है। किसी एक गेंद को निकालेंगे तो 4 में से कोई भी एक नीली गेंद आ सकती है, 2 हरी गेंद में से कोई भी एक हरी गेंद आ सकती है, 5 काली गेंद में से कोई भी एक काली गेंद आ सकती है। इसलिए कुल परिणामों की संख्या 11 होगी। और आपको जो पूछा है वो ऊपर में होगी। आपको क्या पूछा है कि पीली गेंद आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर पीली गेंद तो नहीं है, तो पीली गेंद यहाँ पर नहीं है, तो 0 लिखेंगे। 0/11 हमारा प्रायिकता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिंदु -3 और -4, और -4 किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए, 4 चतुर्थांश याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में एक माइनस फिर प्लस आएगा, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस आएगा, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में जो पूछा है दोनों माइनस पूछा है, -3 -4, तो यहाँ पर आएगा -3 और -4 यहाँ पर आएगा। तो ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है।
जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि 2 और -5 कोटि का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है आपका 2 और -5, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, कोटि, कोटि पूछा है तो ये -5 हो जाएगा, ये कोटि। और भुज पूछेगा तो ये हो जाएगा भुज। भुज और कोटि से एक सवाल पूछता है एग्जाम पेपर में, ठीक है। भुज पूछेगा या फिर कोटि, तो भुज पूछेगा तो 2 होगा, कोटि पूछेगा तो -5 होगा। तो इसी तरह से सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।